प्लीज कंफर्म कर दो। असल में इंटरनेट का इशू था, तो अब जाके कनेक्ट हुई है क्लास। मैं अभी, स्क्रीन तो आ गई होगी, खैर मैं वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ। सवाल रीड करना शुरू किया आपने? मैं बस अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, खाली वो कनेक्ट कर लूँ मैं। अच्छा, ये सवाल रीड कर लें। देखिए, सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि नोट बनाना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड 2 साल की कैलकुलेशन है। सही है जी? हाँ, मैंने खुद म्यूट किया जानी। ये जल्दी से आप शुरू करें। देखो, सबसे पहले एक एक करके हम काम करेंगे। इस सवाल की अगर मैं रिक्वायरमेंट देखूं, तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड 19। बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 एंड 19। यानी 2 साल का वो आपसे, एक तो एजेट का बैलेंस मांग रहा है, सही है जी, और आपसे फॉर द ईयर का नोट मांगा। तो याद रखिएगा, नोट भी 2 साल का है और बैलेंसेस भी 2 साल के हैं। सही है जी? और तो एक एक करके एडजस्टमेंट लेके चलते हैं। पहले आप मुझे पहली एडजस्टमेंट का काम करके बताएं, जो कि है पीपी के रिलेटेड। सही है जी?
हाँ जी, तो सर ये सवाल है, ये मैंने आपको भेज दिया था। सही है जी, आई होप आप लोगों ने पहली एडजस्टमेंट इसकी शुरू कर ली होगी। उषा कह रही है कि सर पीपी में बिल्डिंग एंड प्लांट के रेट्स अलग है बट उनका ब्रेकअप नहीं गिवन। उषा इस सवाल में नीड भी नहीं है। सही है, इस सवाल में नीड नहीं है एज सच कि आपको ब्रेकअप पता हो। इस सवाल में नीड नहीं है। पहली एडजस्टमेंट हो जाए तो मुझे बताओ, तो उस पर डिस्कशन करते हैं जल्दी से। हाँ, एक एक करके और स्पीड में, टाइम हमारे पास कम है। हाँ जानी, पीपी की एडजस्टमेंट हुई? जल्दी बताओ। पीपी की एडजस्टमेंट हुई? करें सॉल्व पीपी। एक मिनट रुकना। अच्छा जी, चलें, ये डिस्कस कर लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। हमार लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो कैरी करता है प्रॉपर्टी को एट कॉस्ट। सही है जी, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर एज एट 31 दिसंबर 2020 4829,701 दी हुई है। सही है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपकी रिक्वायरमेंट देख लो। क्या आपको एज एट 2020 के बैलेंसेस चाहिए, यस और नो? जल्दी से एक एक करके पिक करना है। क्या एज एट 2020 के बैलेंसेस चाहिए? स्पीड में भाई, जल्दी बताओ। 2020 के बैलेंसेस चाहिए? यस सर, 2020 के बैलेंसेस चाहिए हमें। अच्छा सर, जब मुझे 2020 के बैलेंसेस चाहिए तो मैंने सिंपल एक काम किया ना, मैंने लंबी नहीं की। मैंने बोला भाई मेरे पास अवेलेबल है। मैं सवाल में गया और मैंने कहा, मैं इसको स्क्रीन पे ले आऊं, हाँ जी। मुझे कंफर्म करना है कि आपके पास वो एक्सेल भी शो हो या नहीं हो। सही जी, एज एट 31 दिसंबर 2020 4829,701। सर मैं आ गया यहाँ पर। एक्सेल शो हो रहा है आपके पास जानी? ओके अच्छा, अब ये देखिएगा भाई, मैंने ये कहा कि सर मेरे पास अगर मैं 31 दिसंबर 2020 की बात करूं तो क्या ये वाली अमाउंट आती है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 4829,701? ऐसा ही है, ये वाली अमाउंट आ गई मेरे पास। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और मैं अगर देखो कंपैरेटिव की बात करूं तो ब्रैकेट में क्या लिख के दे रहा है, ब्रैकेट में क्या लिख के दे रहा है? 2019 5780,000, यही है 5780,000, ये आ रही अमाउंट। ये रही सर 5780,000, ये वाली अमाउंट आ गई। ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि सर अगर हम इससे पीछे जाते हैं, इससे पीछे जाते हैं, इससे पीछे एक और पीरियड पीछे जाऊं अगर मैं, तो देखो उसने लिख के दिया है कि मेरे पास 2018 का क्लोजिंग। 2018 की क्लोजिंग का मतलब समझते हो? 2018 की क्लोजिंग का मतलब बच्चों ये है कि ये 31 दिसंबर 2018 है, जो कि जनवरी 1 2019 है। ऐसा ही है, जनवरी 1 2019 है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि सर हमने ये कहा कि भाई 2019 की अमाउंट्स के लिए, 2019 की अमाउंट्स के लिए मैंने यहां पर 6.8 मिलियन का ये ओपनिंग ले लिया। ऐसा ही है, 6.8 मिलियन का ये ओपनिंग ले लिया और ये ले लिया क्लोजिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग बन गया और ये इसने 6.8 मिलियन की मुझे अमाउंट बता दी है। अच्छा, अब मैं अगर सवाल आगे पढ़ूं ना, तो मैं यहाँ पे मुझे पता लगता है कि भाई देयर वर नो एडिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग 2019। क्या आपको 2019 के अंदर बच्चों कोई भी एडिशन और डिस्पोजल दिया हुआ है? जल्दी बताओ, यस और नो? नो सर।
कोई भी एडिशन और डिस्पोजल नहीं दिया हुआ, 2019 की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब 2019 में कोई भी डिस्पोजल या एडिशन नहीं है तो जो भी डिफरेंस है क्या वो डेप्रिसिएशन होगा? क्या वो बच्चों डेप्रिसिएशन होगा? ओके। तो सर जब वो डेप्रिसिएशन होगा तो मैं तो यहाँ पर आया और मैंने कहा भाई मुझे 19 और 20 की वर्किंग करनी है ना, 19 के फॉर द ईयर का बैलेंस मुझे मिल गया डेप्रिसिएशन का। आइए जी अब 19 के टैक्स बेस की बात करते हैं, 19 के टैक्स बेस की बात करते हैं, जरा फोकस होके देखिएगा इधर। अब हम क्या ये रहे हैं कि भाई कंपनीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूड्स बिल्डिंग एंड प्लांट। कंपनी डेप्रिशिएट करती है प्लांट को एंड बिल्डिंग को एट द रेट ऑफ 15 and 5% रिस्पेक्टिवली ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है जी। हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑल क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज किया और वो उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएगा, ये बात तो आपको मतलब धड़ल्ले से पता होनी चाहिए कि आपकी जो रीवैल्यूएशन है वो सिर्फ कौन से साल में हुई है, लिख के बताओ कौन से साल में हुई है। हाँ जी, 2020 में। ओके, अच्छा 2020 में। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैं सवाल में आया। वेरी गुड, अब बात समझिएगा। अब मैं सवाल में आया, मुझे क्या 2018 का क्लोजिंग बताया हुआ डेफर टैक्स? हाँ जी, 2018 का डेफर टैक्स लायबिलिटी बताया हुआ है 3 लाख रुपए। ऐसा है, 3 लाख रुपए। 2018 का 3 लाख रुपए मुझे डेफर टैक्स लायबिलिटी बताया हुआ है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं जब सवाल में जाता हूं और मैं देखता हूं कि डेफर टैक्स लायबिलिटी है 3 लाख रुपए। अच्छा, ये 19 का शुरू किए, जल्दी तुम लोग बताओगे, ये 19 के शुरू किए, ये 19 के शुरू किए, 2019 स्टार्ट डेफर टैक्स लायबिलिटी, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, डेफर टैक्स लायबिलिटी कब बुक होती है? डेफर टैक्स लायबिलिटी कब बुक होती है? हाँ जी, जब मेरा टैक्स बेस, बात समझिएगा, जब मेरा टैक्स बेस जो है वो मेरा कम हो, ऐसा है। वेरी गुड। अच्छा, टैक्स बेस कम होने की लॉजिक है ना, बात समझे। टैक्स बेस कम होने का मतलब क्या है कि आज तक का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां पे ज्यादा है, जल्दी बताओ। आज तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहां पे ज्यादा है? टैक्स में। तो आज तक की, वेरी गुड, तो आज तक की टैक्सेबल इनकम कम रही होगी, उसके ऊपर आने वाला टैक्स भी कम रहा होगा, अकाउंटिंग का एक्सपेंस ज्यादा रहा होगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, वहां पहुंचने के लिए हमने डेफर्ड एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक की होगी, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं सर, यहां पर अगर मैं आपको पीपी की वर्किंग दिखाऊं अपनी, यहाँ पे मैं अगर आपको पीपी की वर्किंग दिखाऊं, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं इसको अगर ग्रॉसअप करूं, मैं अगर इसको ग्रॉसअप करूं, सही जी, मैं अगर इसको ग्रॉसअप करूं तो 1.2 मिलियन बनता है, ये डिफरेंस आ गया, 1.2 मिलियन बनता है। तो मैं 6.8 में से अगर 1.2 मिलियन को माइनस करूं तो क्या मैं 5.6 मिलियन पे पहुंच जाऊंगा? हाँ जानी, क्या मैं 5.6 मिलियन पे पहुंच जाऊंगा? ये मेरी आ गई टैक्स बेस, ये मेरी आ गई टैक्स बेस। अच्छा, पर जल्दी से बताओ ये टैक्स बेस कौन से साल की है? जनवरी 1 2019 की है। हाँ जी, जनवरी 1 2019 की है। ओके। अब मुझे एक बात बताएं भाई, पहले इसमें कोई सवाल, जल्दी बताओ, यहां तक कोई सवाल? नो सर, चलें आगे लेके चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैंने यहाँ पे टैक्स बेस भी बना लिया, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि सर अगर मैं कुछ भी ना करूं, और क्या मुझे लिख के दिया है एग्जामिनर ने, मतलब यहाँ पे तो मैंने लिख के दिया है, खैर, क्या मुझे यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि मैं जो हूँ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चार्ज करता हूँ सीधा 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस पे स्ट्रेट एक एक परसेंटेज है 20% की, ऐसा ही है। तो क्या मैं यहाँ पर अगर इसको लगा के भी चेक करूं, क्या ये 20% आता है? क्या ये 20% आता है? यस सर, आता है। हम यहाँ पहुंच गए क्लोजिंग के ऊपर, बच्चों पहले बताओ यहां तक कोई सवाल? यानी अभी तक जो सवाल बनाया मैंने उसके अंदर आपने सिर्फ ओपनिंग की वर्किंग की हुई है अलॉन्ग विद टैक्स बेस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 19 का मामला क्लियर है? 19 का मामला क्लियर है?
ओके वेरी गुड, आगे सुनो। अच्छा भाई सर, अब इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, अब मैं पहले पीपी की कैरिंग अमाउंट की बात करूंगा। इस साल का क्लोजिंग 20 का क्या बन जाएगा? हाँ जी, इस साल का क्लोजिंग 20 का क्या बन जाएगा? जानी ओपनिंग बन जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, टैक्स बेस का इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग, ऐसा ही है। चलें, अब हम आ गए 2020 पे। 19 क्लियर हो गया है, 19 पे हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2020। क्लियर है? आगे सुनिएगा। मैं गया यहाँ पे सवाल में, अब मैंने सवाल को बहुत केयरफुली रीड करना है। वो बोल ये रहा है कि कंपनी ने 2020 के अंदर एक प्लांट बेचा है जिसकी कॉस्ट थी 3,50,000। सही जी, एक्वायर किया गया था जुलाई 2017 पे, और बेचा गया है 31 मार्च 2020 पे। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, जब आप पीपी और टैक्स बेस का अकाउंट बनाओगे तो क्या दोनों में इसकी कैरिंग अमाउंट सेम होगी या अलग अलग होगी? सवाल है मेरा। हाँ जी। सब बच्चे कह रहे हैं अलग अलग होगी, डेफिनेट सी बात है अलग अलग होगी। तो टेक्निकली मैंने सवाल को डिजाइन ऐसे किया कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइव हो जाएं एंड टू एंड, कि चलता क्या है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं भाई, सबसे पहले डिस्पोजल के ऊपर काम कर लें। डिस्पोजल के ऊपर, सही है जी। अच्छा, खरीदा कब है ये देख लो, खरीदा कब है? मार्च 31 पे। और दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। देखो, प्लांट की बात हो रही है, अकाउंटिंग में प्लांट कितने पर डेप्रिशिएट होता है, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग में प्लांट कितने पर डेप्रिशिएट होता है? 15% पे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, 15% पे डेप्रिशिएट होता है। और टैक्स वाला क्या करता है? स्ट्रेट कितना परसेंट? स्ट्रेट फ्लैट कितना परसेंट? 20%। अब मैं आ गया सवाल के अंदर। मैंने कहा सर देखें, पहले दिन पे जुलाई 1 2017 पे तो मामलात सेम है ना, 350 350। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, ये आ गया। हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, पर ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। क्या मैं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2018 पे ये एसिड इतने इतने का होगा? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा इस पे इतना डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, इस पे इतना डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, ये साल के शुरू की अमाउंट आ गई 2019। ऐसा ही है, 2019 की आ गई। फिर 19 में डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, 19 में डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, ये 19 का क्लोजिंग आ गया कि या यहां बिका है या इसके भी 3 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च, जल्दी बताओ, इसके भी 3 महीने बाद। तो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन अगर मैं बुक करूं, प्लीज सुनिएगा इधर, 3 महीने का डेप्रिसिएशन बुक करूं, तो क्या कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट आ गई दोनों के हिसाब से? हाँ जी, कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट आ गई दोनों के हिसाब से, यस और नो? यस सर, कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट आ गई। अब जरा मेरी बात को फोकस होकर सुनना। सर, जब कैरिंग अमाउंट एट डिस्पोजल डेट आ गई तो क्या मैं उसको पीपी के कैरिंग इसमें डालूं, कैरिंग अकाउंट में? ये रहा 225138। ऐसा ही है, 225138, ये डाल दी। चलें, अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या टैक्स बेस भी यही होगी डिस्पोजल की या अलग होगी? हाँ जी, टैक्स बेस भी यही होगी या अलग होगी? अलग होगी। हमने कहा कि सर देखें, ये डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट, वो हमने यहां लगा दी 191250। 191250, ऐसा ही है, देखो ये रही 191520, आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जरा फोकस होके देखिएगा। सर मैं यहां पे आया, क्या मुझे ये 4829,701 की अमाउंट दी हुई है? 4829,701 की अमाउंट गिवन है सवाल में, ये रही 4829,701। ये क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग है, ये रहा क्लोजिंग 4829,701। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि सर जब मुझे क्लोजिंग गिवन है, मुझे रीवैल्यूएशन भी गिवन है और कोई एडिशन नहीं है, तो जब मुझे रीवैल्यूएशन गिवन है तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? क्या मैं बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये आ गया मेरे पास। अच्छा सर, जब ये बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकाल लिया, तो सर यहाँ पे पीपी में रीवैल्यूएशन क्यों नहीं लेके आया? जरा लॉजिकली बताना, यहाँ पे टैक्स बेस के अंदर रीवैल्यूएशन क्यों नहीं लेके आया? टैक्स बेस के अंदर रीवैल्यूएशन क्यों नहीं लेके आया?
सर आई लव यू टू सर। अच्छा जी, आई थिंक सर अहमद है क्लास में। आई थिंक सर अहमद है, सर लव यू। अच्छा जी, तो टैक्स वाले के हिसाब से कोई मॉडल में चीज नहीं, बिल्कुल ऐसा टैक्स वाला किसी रीवैल्यूएशन को नहीं मानता। लव यू सर लव यू, बस आता हूँ मैं आपके पास क्लास के बाद। चलें जी। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं। टैक्स वाला रीवैल्यूएशन को नहीं मानता, बिल्कुल ऐसा है। चले अब मुझे एक बात बताएं, जल्दी से सारे बच्चों मुझे एक बात बताओ। सर क्या मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग की सारी चीजें आ गई? ओपनिंग क्लोजिंग की सारी चीजें आ गई। और ये डेप्रिसिएशन मैं इजीली निकाल सकता हूं, कैसे सर? क्योंकि मैंने कहा कि भाई अगर मैं सिंपल एक काम करूं कि इस पे लगा दूं 20%, और जो डिस्पोजल हुआ है इसको हटा के। यहां तक कोई सवाल? यानी यहां तक कोई सवाल जल्दी से? हाँ, टैक्स बेस की कैरिंग अमाउंट की बात कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि सर टैक्स बेस की कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली, पहले इसको सुन लेते हैं। पहले बताओ जल्दी से बच्चों, ये वाली जो अमाउंट है ये ओपनिंग डब्ल्यू है। ओपनिंग डब्ल्यू सही है, ये आ गई। अच्छा, अब मैं मुझे सिर्फ सारे बच्चे एक बात बताओ, क्या इस पे स्ट्रेट डेप्रिसिएशन लगा लूं या इसमें से ओपनिंग डब्ल्यू माइनस करूं उस एसेट की जो बिक गया है? हाँ जी, जल्दी से बताओ जानी, जल्दी से बताओ। अच्छा, ओपनिंग बुक वैल्यू या डिस्पोजल डेट के बुक वैल्यू? जल्दी से, ये भी क्लैरिटी से बताना, इसमें भंड नहीं मानना। ओपनिंग बुक वैल्यू या डिस्पोजल डेट की बुक वैल्यू? गलत, यहां फंस गए। ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग ओपनिंग गलत, ओपनिंग जानी ओपनिंग होगी। ओपनिंग ना बेटा, ओपनिंग वैल्यू है ना। ओके, चलो जी। अब मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसको यहां से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ये वो एसेट आ गया जो स्ट्रेट पूरे 20% पे चिपका के डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा? ऐसा ही है? ऐसा है? तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20% स्ट्रेट लगा दूं? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अच्छा, पर मुझे बताओ, मैंने जो डिस्पोजल किया है उसके ऊपर अलग से 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? हाँ जी, जो मैंने डिस्पोजल किया है जानी, उसके ऊपर अलग से 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू थी वो ये थी, इसके ऊपर 20% इंटू 3/12, एक ये डेप्रिसिएशन आ गया। ऐसा ही है? तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों के, अगर मैं ये डेप्रिसिएशन को सम करूं, 865760 आता है, देखो यहां से मैच होता है, यहां से मैच होता है, 865760 मैच होता है यहां से, इन दोनों का सम। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं ओपनिंग में से कहूं कि इतना यूज हो गया, इतना डिस्पोज हो गया, तो कितना बचा? कितना बचा? 3422 720 ये बचता है। 3422 720 ये बचता है। हाँ जानी, ये बचता है। तो ऐसे मैंने ये क्लोजिंग फिगर निकाली है। ओपनिंग माइनस डिस्पोजल माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू योर क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। सही है? हाँ जी, अब बताओ यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई मसला क्लियर हो गया? वर्किंग की, हाँ बिल्कुल बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, पर ये कि मैंने क्लोजिंग निकाल लिया सीधा सीधा। चलें, अब मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, सुकून और तामुल से सोच के, अभी तक पूरे सवाल का कौन सा हिस्सा किया है तुमने? अभी तक पूरे सवाल का कौन सा हिस्सा किया है? पीपी? सही है? क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे सवाल के, देखो तुम खाली, अगर मैं यहाँ पे जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, पूरे सवाल के सिर्फ इस हिस्से को तुमने कंप्लीट किया है, डेप्रिसिएशन को, और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल जो 2020 में आया है। अच्छा, पहले बताओ रीवैल्यूएशन पे डेफर्ड टैक्स बुक होगा? सवाल है ऐसे ही। पर वो कहाँ से बुक होगा? बट वो कहाँ से बुक होगा? ओसीआई से, बेहतरीन बेहतरीन।
दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव चार्ज रीवैल्यूएशन। वेरी गुड। चलिए जी, मतलब रिवाइज करके आए हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसको साथ साथ पार्क नहीं करते, पहले एडजस्टमेंट्स कर लें फिर एक साथ ऑल टुगेदर पार्क करेंगे। क्लियर है, क्लियर है भाई? ऐसे करें? ओके। चलें जी, अब दूसरी एडजस्टमेंट पे चलते हैं, आ जाओ। अब दूसरी एडजस्टमेंट पे आओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि भाई पीपी पे तो टिक लगा दिया, वो एंड टू एंड 19-20 दोनों हो गया। अब जल्दी से मुझे ये करके दिखाओ जो आपकी लीज की एडजस्टमेंट है। सही है जी। हाँ जानी, हो गई है। पहले हमने एजेट फॉर ये सब कर लेना है, हो गया। चलें जी, लेट्स डिस्कस इट। बाकी बाकी सारे बच्चों ने कर लिया तकरीबन। चलें जी, आ जाएं, लेट्स डिस्कस द लीज एडजस्टमेंट। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा कि ये लीज शुरू कब हो रही है? 2019 में, 2019 के अंदर। सही है जी, आपने बैलेंस शीट पीएनएल दोनों को साथ लेके चलना है, इस फ्रेम ऑफ माइंड से करना ही है। चलिए जी, शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हमार लिमिटेड लीज एन एसेट फ्रॉम अयूब लिमिटेड ऑन जुलाई 1 2019 एट अ रेंटल ऑफ 282363, पेएबल इन एडवांस, 5 सालों की लीज है। सही है जी। डाउन पेमेंट और एग्रीमेंट चार्जेस जो हैं पेड बाय द कंपनी आर 1, 20 और 75 हजार रुपए रिस्पेक्टिवली। इंक्रीमेंटल बॉर्निंग रेट दिया हुआ है 12% का, और कह रहा है टैक्स अथॉरिटी अलाउ करती है एक्सपेंस ऑन पेमेंट बेसिस। टैक्स वाला कहता है कि भाई जब तुम पे करोगे तब मुझसे एक्सपेंस ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने कहा चले भाई मसला नहीं है तो खैर है। पर आपको तो याद होगा ना, बीइंग अ लेसी, बीइंग अ लेसी, क्या हम ये जो डाउन पेमेंट है और ये जो आईडीसी है, क्या इसको एक्सपेंस करते हैं या कैपिटलाइज करते हैं? सवाल है। हाँ जी, एक्सपेंस आउट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। सर वी कैपिटलाइज इट इन राइट और यूज ऑफ एसेट, बिल्कुल ऐसा है। हम इसको कैपिटलाइज करते हैं राइट और यूज ऑफ एसेट के अंदर, बेहतरीन। तो सर जब हम इसको कैपिटलाइज करते हैं राइट और यूज ऑफ एसेट के अंदर, तो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। हम उसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करेंगे, वो उसको वन टाइम एक्सपेंस दे देगा। ऐसा है। चलें। अब सर मुझे एक बात बताएं, ईयर एंड 31 दिसंबर, क्या हम कह सकते हैं आपका ईयर एंड अलग है और लीज पीरियड अलग है? हाँ जी, ऐसा है। अच्छा जी, तो सर अब हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं, इसका शेड्यूल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि सर अगर मैं लीज का शेड्यूल बनाऊं तो देखें आप जरा, रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू ये है 1140,000, कंफर्म कर लो एक बार। ऐसा ही है। और रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आपने डाउन पेमेंट आईडीसी ऐड कर ली तो ये आ गया। अच्छा, अब लेट मी रिकॉल द शेड्यूल जो हमने सीखे हुए। ओपनिंग ये था कि अब पहली पेमेंट पहले दिन पे हो जाएगी, दैट इज जुलाई 1 2019, जुलाई 1 2019। और इंटरेस्ट बुक होगा जुलाई से दिसंबर का, इंटरेस्ट बुक होगा जुलाई से दिसंबर का। ऐसा ही है बच्चों, इंटरेस्ट बुक होगा जुलाई से दिसंबर का। ये आ गया। अच्छा, जैसे ही इंटरेस्ट बुक हुआ जुलाई से दिसंबर का, तो हमने कहा कि भाई ये तो एक आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पेबल, और हमारे पास आ गया ये क्लोजिंग। अच्छा सर, क्लोजिंग क्यों नहीं चेंज हुआ? मुझे आप बताते हैं क्लोजिंग क्यों नहीं चेंज हुआ। हाँ जी, क्लोजिंग क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि सर आप कहेंगे कि आपका प्रिंसिपल तो तब चेंज होगा ना जब आप पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेबल है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, अगला जो मेरा ओपनिंग है वो यही हो गया, क्या मैं कह रहा हूँ ये जनवरी 1 है। दिस 857637 इज ऑन जनवरी 1, जनवरी 1, ऐसा ही है। अच्छा, क्या जनवरी 1 पे पेमेंट होगी या पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा? हाँ जी। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब 6 महीने का इंटरेस्ट लग गया तो मैं कह सकता हूं कि अब वो टाइम आ गया जब मेरे रेंटल से ये वाला इंटरेस्ट भी पे होगा, ये वाला इंटरेस्ट भी पे होगा, जो दो मैंने हाईलाइट किए दोनों पे होंगे, दोनों पे होंगे बच्चों। यस सर, दोनों पे होंगे। तो मैंने रेंटल में से ये दोनों माइनस किया तो मेरी प्रिंसिपल की अमाउंट देखो ये बनती है 179,447। हाँ जी, 179,447 ये बनती है। ओके, फिर मेरा आ गया एडजस्टेड ओपनिंग। अब इस एडजस्टेड ओपनिंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अब इस एडजस्टेड ओपनिंग पे बच्चों कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का। तो सर हमने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, वो आ गया 40691, ऐसा ही है 40691। बेहतरीन हो गया। क्या अब मुझे आगे जाने की नीड है? मेरी कहानी 2020 तक ही थी, 2020 तक थी ना। चलें, अब सर अब इसकी डेफर टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं। आप मुझे बताएं पहले, पीएनएल या बैलेंस शीट? दोनों चीजें देखनी है मुझे, दोनों चीजें देखनी है। यू गाइस नीड टू टेल मी वेदर वी डिस्कस पीएनएल और बैलेंस शीट फर्स्ट। जल्दी बताओ तो, क्योंकि दोनों सालों का पीएनएल है, दोनों सालों की बैलेंस शीट है। जल्दी। बैलेंस शीट। ओके, चलें बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, सब बच्चे, बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से मेरे पास तीन चीजें आ रही होंगी, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल। मानते हो? 19 की बात कर रहा हूं। अच्छा, वेरी गुड। हम आए यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर। आप जरा यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ 2019 की। सही है जी, 2019 की। क्या हम ये कह सकते हैं कि सर 2019 में, 2019 का राइट ऑफ यूज ऑफ एसिड ये है सर? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? राइट ऑफ यूज ऑफ एसिड तो आपका ये था, राइट ऑफ यूज ऑफ एसिड तो आपका ये था, कहाँ गया सर? ये रहा 1335, 1335। तो सर आपका ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, कम क्यों आ रहा है ये? यहाँ पे ये कम क्यों आ रहा है? डेप्रिसिएशन की वजह से सर। हाउ मच डेप्रिसिएशन? कितने महीने का, कितने महीने का सर? 6 महीने का। तो सर 6 महीने का अगर मैं डेप्रिसिएशन देखूं तो देखो प्लीज, क्या ये एग्जैक्ट यही अमाउंट बनती है? कंफर्म कर लो एक बार जानी, ये अमाउंट बनती है? ओके गुड। आगे, लीज लायबिलिटी। मैं यहाँ शेड्यूल में गया, मैंने कहा भाई साल के आखिर में लीज लायबिलिटी ये रही, साल के आखिर में लीज लायबिलिटी ये रही, ऐसा ही है। ये आ गई। मैंने कहा सर सही है जी, मैंने यहाँ पे चिपका दी ये वाली, ये आ गई। और सर इसके अलावा आ गया इंटरेस्ट पेएबल, जो कि नॉट येट सेटल्ड टिल नाउ। इंटरेस्ट पेएबल नॉट येट सेटल्ड टिल नाउ। क्या मानते हो यही तीन चीजें, क्या मानते हो यही तीन चीजें रिस्पेक्ट टू लीज ओनली? ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। आगे सुनो। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी टैक्स बेस जीरो है? रीजन बताओ क्यों है, जल्दी से। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की टैक्स बेस जीरो क्यों है? जीरो क्यों है? हाँ जी। क्योंकि टैक्स वाला ऑपरेटिंग लीज को मानता है। वेरी गुड। वो कहता है भाई मैं किसी राइट वाइट को नहीं मानता। अब यहीं से आगे लेके चलते हैं, यहीं से आगे ले चलते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो पूरी पेमेंट को एक्सपेंस मानता है, जबकि हम एक्सपेंस को स्प्रेड कर रहे हैं? ऐसा है, ऐसा है। हम एक्सपेंस को स्प्रेड कर रहे हैं, वो पूरा एक साथ एक्सपेंस मानता है। ऐसा है। तो जब वो पूरा एक साथ एक्सपेंस मानता है, तो मुझे आप एक बात बताएं, टैक्सेबल इनकम कम रही होगी आज तक की या ज्यादा? प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी, टैक्सेबल इनकम कम रही होगी या ज्यादा? क्योंकि आज तक वो एक्सपेंस माना, हम स्प्रेड कर रहे हैं, वो एक्सपेंस माना, हम स्प्रेड कर रहे हैं, वो एक्सपेंस माना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
बताओ ना यार, बताओ जल्दी बताओ। आज तक टैक्सेबल इनकम जैन कह रहे हैं कम रही होगी, आप मुजना भी कह रही हैं कम रही होगी, बाकी सब बच्चे कम रही होगी। वेरी गुड यार, रिवीजन चल रहा है। अच्छा भाई, कम रही होगी, तो जब टैक्सेबल इनकम आज तक की कम रही होगी तो उसके ऊपर आने वाला आज तक करंट टैक्स भी क्या रहा होगा बच्चों? करंट टैक्स भी क्या रहा होगा? कम रहा होगा। अकाउंटिंग का टैक्स ज्यादा रहा होगा। तो आज तक हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया होगा, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या मैं कह सकता हूं कि इस इंटायर डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी? इस इंटायर डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। क्या ये बात समझ आती है? वेरी गुड। अच्छा, पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखो मैंने कौन से रेट पे बुक की है, फोकस करना, 25% के रेट पे बुक की है। इफ आई गो इन क्वेश्चन, इफ आई गो टू द क्वेश्चन, तो मैं देखता हूं यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है, 2019 और प्रीवियस ईयर्स के लिए 25% है। और कह रहा है कि नॉट नोन इन एडवांस, हमें एडवांस में नहीं पता ना। तो मेरे बच्चों, अगर मुझे एडवांस में नहीं पता तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर मुझे एडवांस में कुछ नहीं पता तो मैं तो नजूमी तो नहीं हूं कि आगे के बेस पे जो है वो डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा? ये बात क्लियर है? देखो लिख के दिया हुआ नॉट नोन इन एडवांस। तो इफ आई डोंट नो द रेट दैट शुड बी चार्ज इन फ्यूचर, तो मैं एग्जिस्टिंग रेट पर डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा या फ्यूचर रेट पे? जल्दी बताओ। एग्जिस्टिंग के ऊपर। पर आपको एक बात याद होनी चाहिए, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि आपकी जो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट का बैलेंस होगा अगले साल क्या होगा? चेंज होगा। अगले साल चेंज होगा। अगले साल चेंज होगा। वेरी गुड यार, बेहतरीन। नाउ यू कैन कॉल दिस अ बेंचमार्क क्वेश्चन जिसमें तकरीबन सारी चीजें मैंने डाली हैं। सही है। बट फिर अगेन कहूंगा, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। चले जी आगे। मैंने कहा सर यहां तक और ये पीपी तक बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा खैर, इसको इसको भी बात कर लेते हैं, लीज लायबिलिटी। सर लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस जीरो होने का मतलब यह है कि वो किसी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मान रहा, मानते हो? वो किसी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मान रहा, मानते हो? जल्दी बताओ। ठीक है, वो तो कहता है मैं तो रेंटल ही मानता हूँ सिर्फ। अच्छा, जब वो किसी इंटरेस्ट एक्सपेंस को नहीं मान रहा तो आप क्या कहते हैं कि हमारी लीज लायबिलिटी है, उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इन दोनों के लिए क्या मैं एक ही उसूल बना लूं कि वो इसके रिलेटेड किसी भी एक्सपेंस को नहीं मान रहा तो टैक्सेबल इनकम क्या रही होगी? हाँ जी, इसके रिलेटेड किसी भी एक्सपेंस को नहीं मान रहा तो टैक्सेबल इनकम वेरी गुड ज्यादा रही होगी। टैक्स भी ज्यादा रहा होगा। अकाउंटिंग का टैक्स कम रहा होगा। तो मैंने सेविंग क्लेम करने के लिए आज तक डेफर्ड टैक्स इनकम और उसके अगेंस्ट में एसेट बुक किया होगा। बेहतरीन यार। तो हमने कहा सर ये आ गई बात हमारी यहां तक। यहां तक कोई इशू बच्चों? क्लैरिटी है? ओके गुड। अब मुझे एक बात बताओ सर, अब हम आ गए यहाँ पर, अब आ जाए पीएनएल पे। हमने इसका कार्यक्रम यहाँ भी किया हुआ है। 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में आपका इंटरेस्ट है, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर आपका इंटरेस्ट है सर, ये रहा, और डेप्रिसिएशन है। जबकि टैक्स वाला कितनी चीजें मांग रहा है? जल्दी बताओ, टैक्स वाला कितनी चीजें मांग रहा है? तीन। बोल रहा है इन माई केस योर डाउन पेमेंट इज एन एक्सपेंस, योर रेंटल इज एन एक्सपेंस, और आईडीसी इज एन एक्सपेंस। ऐसा ही है। तो हमने कहा अगर मैं दोनों को, अगर मैं इन दोनों को नेट करूं तो आप मुझे बताएं एक्सपेंस कहां ज्यादा आ रहा है? जल्दी देख के बताओ, एक्सपेंस कहां ज्यादा आ रहा है? ओवरऑल एक्सपेंस कहां पे ज्यादा आ रहा है? टैक्स में, अकाउंटिंग में? टैक्स में, अकाउंटिंग में? जल्दी। पीएनएल की बात कर रहा हूं फॉर द ईयर, टैक्स में। तो टैक्स वाला आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, टैक्स वाला आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, वेरी गुड सुनिएगा बच्चों, टैक्स वाला क्या आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस करवा देगा? हाँ जी, टैक्स वाला आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में से माइनस करवा देगा, तो उससे टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टैक्स वाले बोलेगा तो भाई आप माइनस करो, मैं आपको डिडक्शन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरी नजर में आप किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हैं, तो मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूंगा 73101 की। और अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जाता हूं ना, क्योंकि पहला साल है, इन तीनों को नेट करूं ना मैं सर। हाँ जी, 730,101 समझ आता है? ऐसा है। और बैलेंस शीट में जाके अगर मैं इन तीनों को नेट करूँ ना, तो अल्लाह की कसम देखो यहां से भी क्या बनेगा, 73101। ये इसलिए मैच हो रहा है कि दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस द फर्स्ट ईयर, पहला साल है, तो फॉर द ईयर और एजेट सेम हो जाएगा ना। ऐसा है। चलें सर, अब अगली एडजस्टमेंट पे चलें, अगली एडजस्टमेंट के ऊपर चलें।
आई होप लीज तक क्लियर है। चलें सर, अगली एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। और अगली एडजस्टमेंट आपकी आ रही है, अगली एडजस्टमेंट आपकी आ रही है सर, आई थिंक के रिलेटेड टू एसोसिएट है। आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी से मुझे करके दिखाओ, और बिल्कुल प्लीज 5 मिनट में, थोड़ा स्पीड में चलाना है आज। आज यानी हो रही है अगली एडजस्टमेंट? हाँ जानी, हो गया एसोसिएट का काम? चलें, अब सर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सर इसको डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएट को। चलें, अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या हम कह सकते हैं इक्विटी अकाउंटिंग करते वक्त हमें देखना है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब मैंने इस कंपनी को एक्वायर किया था, तो उस दिन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट कितने थे? सही है जी। हमने कहा भाई 30% इन्वेस्टमेंट इन फर्रुख लिमिटेड परचेज की गई है। कॉस्ट कितनी है उसकी, जल्दी बताओ सर। 1.7, 1750000 उसकी कॉस्ट है। सही है जी। ऑन January 1, 2019, व्हेन द नेट एसेट्स ऑफ फर्रुख वाज, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 19-20 प्रॉफिट इतना अर्न किया गया है और इंटरिम डिविडेंड दिया गया है इतने का। डिविडेंड रिलेटेड टू 2020 इज स्टिल रिसीवेबल। तो ये रिसीवेबल का आपको क्या करना है वो आप अकॉर्डिंगली देखेंगे। सही है जी। आगे, कैपिटल गेन टैक्स इज 15% इन 2021, इट विल बी 20% इन एडवांस, नोन इन एडवांस। सही है जी। टैक्स ऑन डिविडेंड है 10% एग्जाम फ्रॉम 2021, यानी कह रहा है कि भाई जो डिविडेंड है वो 2021 से एग्जाम है। तो क्या ये बात मानते हो कि अगर 2020 का डिविडेंड नहीं मिला तो उसके ऊपर मैं डेफर टैक्स बुक नहीं करूंगा? इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि मैं उसके ऊपर डेफर टैक्स बुक नहीं करूंगा इवन दो वो करंट ईयर में टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि वो कौन सा डिफरेंस हो गया? क्योंकि वो कौन सा डिफरेंस हो गया जानी? परमानेंट डिफरेंस। वेरी गुड। अच्छा भाई, फिर आगे कहता है कि हमार लिमिटेड पॉलिसी इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट इक्विटी अकाउंटिंग टैक्स अथॉरिटीज टैक्स डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन ऑन रिसीव्ड बेसिस। ये भी बात समझ आती है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने 1 मिलियन और 4.5 मिलियन का 30% लिया तो कितना आता है, जल्दी बताओ। 1 मिलियन और 4.5 मिलियन का 30% लिया तो कितना आता है, बताते हो? 1650। वेरी गुड यार। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है? 1750 की। क्या कोई बार्गेन परचेज गेन है बच्चों? क्या कोई बार्गेन परचेज गेन है? नो सर, नथिंग। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब कोई बार्गेन परचेज गेन नहीं तो कहानी ऐसे ही चलेगी, कहानी ऐसे ही चलेगी।
खैर आगे, अब मैंने ये कहा कि सर कंपनी को आपको नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट निकालने हैं 31 दिसंबर 2019 के। प्लीज टोटल लिख के बताओ कि 31 दिसंबर 2019 के एसोसिएट के नेट एसेट्स कितने हैं। प्रॉफिट ऐड होगा, डिविडेंड लेस होगा। हाँ जी, कितने आ रहे हैं? प्रॉफिट ऐड होगा, डिविडेंड लेस होगा, कितने आ रहे हैं जानी? 1764 गौतम कह रहे हैं। हाँ जी, नेट एसेट्स टोटलिटी में बात कर रहा हूँ, टोटलिटी में टोटल नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। हाँ जी, जल्दी बताओ टोटल नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट। चले हम देख लेते हैं। सर टोटल नेट एसेट्स आ रहे हैं 5880, ऐसा ही है? वेरी गुड। इसका 30% आपने लगा लिया तो आपके पास इक्विटी से, जल्दी बताओ, इक्विटी से अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर आता है? इक्विटी से आपके पास जो चेंज आता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर आता है, ऐसा है? देखो मुझे पीएनएल की अमाउंट भी साथ साथ करनी है। क्या आप ये बात मानते हैं, क्या आप ये बात मानते हैं कि आपके पास आपका डिविडेंड आपकी किताबों में 36,000 रुपए का गिरा होगा? आपका डिविडेंड 36,000 रुपए का गिरा होगा और आपके पास आपके पीएनएल में फॉर द ईयर के पीएनएल में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर द ईयर के पीएनएल में आपके पास 1,50,000 होगा, ऐसा ही है? 1,50,000 होगा। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, जब मैं बच्चों इक्विटी अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे एक बात समझाओ, मैं जब बैलेंस शीट अप्रोच में डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा, क्या इस 36,000 रुपए पे करूंगा या 114 पे करूंगा? डेफर्ड टैक्स की बात कर रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स की बात कर रहा हूँ। डेफर्ड टैक्स किस पे बुक करूंगा, इस 36 पे या 114 पे? अरे 36 पे क्यों नहीं करोगे? 36 पे क्यों नहीं करोगे ये बताओ? 36 पे क्यों नहीं करोगे जानी? क्योंकि सर वो तो करंट टैक्स में टैक्स हो जाएगा। सर वो तो करंट टैक्स में टैक्स हो जाएगा। वेरी गुड यार। पर क्या ये 36 की टैक्सेशन जब भी तुम करोगे पीएनएल बनाते वक्त, अभी 36 की टैक्सेशन बच्चों जब भी तुम करोगे पीएनएल बनाते वक्त, अभी इस बात को तो याद रखोगे ना, ये डिफरेंट स्लैब रेट पे टैक्स होगा। वेरी गुड, 15% पे। पर अब मुद्दा ये है कि ये 114,000 टेक्निकली इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसा ही है, जो कि इक्विटी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग बेस को बढ़ा देगा। और इसको टैक्स रेट क्या यूज करेंगे इसके लिए? हाँ जी, टैक्स रेट क्या यूज करेंगे? डेफर्ड टैक्स के लिए टैक्स रेट कौन सा यूज करूंगा बच्चों? हाँ जी, डेफर्ड टैक्स के लिए रेट तो बताओ मेरे बच्चों, कौन सा? 15%। अच्छा, वाई यू आर सेइंग दैट 15%? वाई यू आर सेइंग दैट 15%? हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इंटेंशन की वजह से। वेरी गुड मुनीब, इंटेंशन की वजह से। भाई आपकी इंटेंशन है कि आप इसको रख के कैपिटल गेन खाएंगे, इसको बेचेंगे आगे जाके, तो भाई सीधी सी बात है, जब बेचोगे तो टैक्स भी 15% पे देना, तो आज डेफर्ड टैक्स भी किस पे बुक करूंगा? 15% पे। सही है। पर 2020 में जाके डेफर्ड टैक्स बुक करूंगा 20% पे। क्लियर है? क्योंकि फिर वो मुझे ऑलरेडी नोन इन एडवांस है। यहां तक कोई मसला बच्चों? यहां तक कोई इशू? क्लियर है? ओके, गुड हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे लेके चलते हैं इसको। तो सर क्या मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में आके एक एक करके लेके चल रहे ना, बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट देखो 1864 हो गई, जबकि टैक्स बेस देखो सेम है, क्योंकि वो किसी इक्विटी अकाउंटिंग को नहीं मानता। अब इसको सोचने का तरीका डेवलप करें। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट जहां जितनी ज्यादा मतलब वहां पे इनकम उतनी ज्यादा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जहां जितनी ज्यादा मतलब वहां पे इनकम उतनी ज्यादा, इस बात को मानते हो बच्चों? इस बात को मानते हो? अच्छा, तो जहां जितनी इनकम ज्यादा, लॉजिकल बात है, जहां जितनी इनकम ज्यादा, सही है जी, तो वहां उतना टैक्स ज्यादा। तो आप क्या मानते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में एजेड पे टैक्स वाले ने इस इनकम को नहीं माना? तो आज तक की टैक्सेबल इनकम क्या रही होगी, जल्दी बताते हो? आज तक की टैक्सेबल इनकम क्या रही होगी? कम रही होगी। वेरी गुड। टैक्स भी
टैक्स भी कम रहा होगा, जबकि अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम है उस पर टैक्स लगना चाहिए, तो हमने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी बुक कर ली, और वो भी देखो एट द रेट ऑफ 15%, वो भी देखो जानी एट द रेट ऑफ 15%। ऐसा है। और ये मैंने बड़ा डिटेल आपको इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में पढ़ा है, बहुत डिटेल पढ़ा है आपको। क्लैरिटी है। चलें अब आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, बैलेंस शीट हम खत्म करते करते 2000 जनवरी 1 2020 मतलब 31 दिसंबर 2019 के तकरीबन एंड पे आ गए। सही है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2019। समवॉट हम करीब करीब आ चुके हैं, ऐसा ही समवॉट हम करीब करीब आ चुके हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं आप यहाँ पर, अब मुझे एक बात बताएं यहाँ पर सर, अब मैं ऑनवर्ड्स के लिए एक काम ये करूंगा, मैं सवाल में गया और मैं सवाल में देख के बोल रहा हूँ कि भाई सर रेंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। अब जल्दी से तुम लोग मुझे बताओगे, ये जो रेंट अक्रूड आ रहा है दिसंबर 31 2020 का रेंट अक्रूड की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 31 2021 रेंट अक्रूड, क्या मेरे लिए ये रेलेवेंट है, 2018 वाला रेलेवेंट है या 2019 वाला? जल्दी बताओ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट अप्रोच, हाँ जी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट अप्रोच 19 18 या 20, जल्दी से बताओ भाई, क्या मर गए हो क्या? 20 वाला नहीं यार, गलत। 19 वाला, 19 की वर्किंग कर रहे हैं, पहले 19 की वर्किंग कर रहे हैं, जानी 19 की वर्किंग हो रही है। 18 और 19 का डिफरेंस तुम फॉर द ईयर का निकालने के लिए करोगे, ये बात मानते हो? पहले हाँ या ना में जवाब दो। 18 और 19 का डिफरेंस फॉर द ईयर की उसमें आएगा जब फॉर द ईयर का पीएनएल बनाओगे। ओके। तो 2019 में आप कह रहे हैं कि आपको रेंट एक्सपेंस तब अलाउ होगा जब आप पे करेंगे। तो क्या आप ये मानते हैं आपने आज तक 6,50,000 रुपए का एक्सपेंस बुक किया हुआ है जिसको टैक्स वाला नहीं मानता? जल्दी बताओ। टैक्स वाला नहीं मानता 6,50,000 रुपए का आज तक का एक्सपेंस। तो जब 6,50,000 रुपए का आज तक का एक्सपेंस टैक्स वाला नहीं मानता, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि टैक्सेबल इनकम आज तक की ज्यादा रही होगी, टैक्स बेस जीरो होगी ना इसके रिलेटेड? तो हमने सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक किया होगा? जानी बताओ, सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक किया होगा इसके ऊपर? वेरी गुड, डेफर्ड टैक्स एसेट। वेरी गुड यार, डेफर्ड टैक्स एसेट। चलें जी, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। मैंने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर 2018, ड्यूरिंग द ईयर 2018, सही जी, कंपनी इंकर्ड रिसर्च एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज। चलो पहले प्रीपेड की बात कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 20 का दिया हुआ है, 19 का भी दिया हुआ है। भाई मुझे बताओ आपके लिए जो एसेट है उसकी नजर में क्या है? आपके लिए जो एसेट है जानी उसके लिए क्या है आज तक? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई, उसके लिए क्या है आज तक? एक्सपेंस है। तो आज तक उसके लिए एक्सपेंस है, तो मुझे बताओ टैक्सेबल इनकम आज तक कम रही होगी, टैक्स भी कम रहा होगा। तो आपने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी क्रिएट की होगी जानी, लायबिलिटी क्रिएट की होगी, ये रहा 25% पे। और सर रही बात आखिरी रिसर्च की, तो मुझे आप एक बात बताएं, ये जो ड्यूरिंग द ईयर 2018 के अंदर कंपनी ने रिसर्च एक्सपेंस इंकर किया था, हमने तो पीएनएल में चार्ज कर दिया होगा, टैक्स वाला उसको कितने टाइम पीरियड पे अलाउ कर रहा है? 10 सालों पे। जल्दी से बताओ इसकी टैक्स बेस क्या रही होगी, 2019 पे इसकी टैक्स बेस क्या रही होगी? हाँ जी, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8, सर 640। बच्चों गलत बोला ना, 2 सालों बाद होगी, यानी 2 सालों बाद। 18 19 2 साल को कटाओ ना, आगे लेके आओ। सही है, ये चीजें ख्याल रखनी है, सिली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो पेपर में। ओके। तो आपने कहा कि भाई आज तक इतना एक्सपेंस उसने नहीं माना, आज तक इतना एक्सपेंस उसने नहीं माना, ऐसा ही है। तो हमने सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर लिया होगा, ऐसा है जानी? ऐसा है जानी? क्या मानते हो कि आपका ओपनिंग आ गया? क्या मानते हो आपको ओपनिंग आ गया? जल्दी बताओ, क्या मानते हो ओपनिंग आ गया? अच्छा, अब बताओ इस सवाल के अंदर क्या सिर्फ ये ओपनिंग तक की कहानी थी या फॉर द ईयर भी बाकी है दोनों, एजेड भी बाकी है दोनों? ये सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि भाई यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट।
ये सिर्फ याद दिलाने के लिए तुम्हें? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कोई अनयूजुअल चीज थी या मैंने मैक्सिमम सारे पास पेपर्स की कवरेज कर ली है इसमें? जल्दी बताओ, क्या मैक्सिमम सारे पास पेपर की कवरेज कर ली है इसमें? ऑल रिवीजन एग्जैक्टली। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं रोज कराऊंगा प्रैक्टिस ऐसे, मैंने तभी टाइम भी दिया आप लोगों को। ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा, तुम्हारी सोच है। बट अब एक बात मुझसे एग्री करो, क्या इस सवाल को कंप्लीट करके कल डिस्कस करें पूरा? बकाया ओपनिंग तक करा दिया है मैंने, अब आगे तुम्हारी गेम है। कल डिस्कस करते हैं, और प्लीज खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते टाइमर लगा के करो। तुम लोग अभी बैठे हुए हो ना, इसको 1 घंटा लगा के करो, 1.5 घंटा लगा के करो, प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं जितना लिखोगे उतना कम है, दिमाग चलाओ। दिमाग चलाना है जानी। अच्छा, सोल्यूशन अभी दूं? पहले बता दो, सोल्यूशन अभी दूं? आई डोंट थिंक सो कि मुझे देना चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि मुझे देना चाहिए। नहीं ना, वेरी गुड, बस ये मांगता है, ये जज्बा मांगता है। ओके गुड। तो यानी आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे, ग्रुप पर डिस्कशन करते हुए देखो, मारा मारी दिखनी चाहिए मुझे। सही है, फिर रिपीट कर रहा हूं, उसको करके दिखाओ। मैं कल डिस्कस करूंगा। सही है। और कल एक और डेफर डेक्स हो जाए, कल एक और डेफर डेक्स हो जाए। हो जाए जी। और अगला टॉपिक भी बता दो, खुद बता दो अगला टॉपिक। कंसोल बटन हो गया, अगला कंसोल है। बेहतरीन हो गया जी, बस ओके की रिपोर्ट है। बस सही है, आप ये करके आएंगे, कल एक और डेफर करेंगे और फिर कंसोल। सही है जी। चलें जी, मिलते हैं। वेरी गुड यार, आप लोगों ने नॉलेज अप्लाई की है, पर उसको एक स्ट्रीमलाइन हो गया करना। सही है जी, जल्दी से क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने सेंड किया हुआ है, यानी क्वेश्चन का पीडीएफ तो सेंड किया ना ग्रुप पे मैंने, क्वेश्चन तो भेज दिया है। चलें जी, क्वेश्चन करके दें आप। सही है जी, सोल्यूशन मैं आपको कर देता हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज।